हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यह देखा था कि भाई जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यही सबसे बड़ा दुश्मन है ओजोन लेयर के लिए, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड और अमोनिया का प्रयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे 1930 में थॉमस मिडले ने सीएफसी का डिस्कवरी किया, सीएफसी ढूंढा उन्होंने, उसके बाद से भाई कीटनाशक से लेके फ्रिज, एयर कंडीशनर सब में किसका प्रयोग होने लगा? सीएफसी का। क्योंकि यह गैसेस प्रशीतन के लिए काम आती थी, मतलब कूल करने के लिए काम आती थी, और साथ ही रिएक्ट वगैरह करती नहीं थी किसी से, है ना। इनका कोई रंग नहीं था, इनका कोई गंध नहीं था, खुशबू नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए लोगों ने इनका उपयोग करा और ये एकदम चल पड़ा, मतलब एकदम ट्रेंड में आ गया। तो अब हुआ कि आगे पढ़ते हैं। सीएफसी यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सीएफसी होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। यह इनका एक खास गुण है, मतलब इनकी एक खास प्रॉपर्टी है। इसका ना तो ऑक्सीकरण होता है और ना ही अपघटन, ठीक है। मतलब बेसिकली ना ही ऑक्सीडेशन इनका हो सकता है, ना ही रिडक्शन हो सकता है। यह पानी में भी नहीं घुलते, पानी में भी यह घुलते नहीं है। ऑब्वियसली वो अक्रिय है, मतलब रिएक्शन नहीं करता है। यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है, ठीक है। तो आखिर होता क्या है फिर इनका जो इस्तेमाल किए जाते हैं? तो सबसे पहले एक अमेरिका वैज्ञानिक ठीक है, एफएस रॉलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। तो सबसे पहले इसकी तरफ ध्यान किसका गया था? इसका सबसे पहले ध्यान गया था एफएस रोलैंड का, कि भाई ये चीज़ें अगर रिएक्ट नहीं कर रही हैं तो इस चीज़ को हम ख़त्म कैसे करेंगे? इस चीज़ को तो फिर हम ख़त्म ही नहीं कर सकते, और ख़त्म ही नहीं कर सकते तो इनका हम करेंगे क्या, इन सीएफसीज़ का जो हम यूज़ कर रहे हैं? तो उन्होंने अपनी एक नेचर नामक एक प्रतिष्ठित पत्रिका, मतलब बेसिकली जैसे मैगजीन वगैरह होती है ना, तो वैसे इन्होंने वो किया, पब्लिश किया। और उसके बाद जब लोगों ने इसे पढ़ा सन 1974 में, तो लोगों के अंदर एकदम खलबली सी मच गई, यार ये क्या है। अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया था कि यौगिकी धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुकी है। शुरू में लोगों ने रोलैंड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि उन्होंने जब अपनी मैगजीन निकाली, जब उन्होंने अपनी पत्रिका निकाली, तो उसमें उन्होंने बताया कि भाई वह ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता ही जा रहा है। यूट्यूब पर आपको इसके ऊपर कई सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, है ना। तो बेसिकली वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता ही जा रहा है, ऐसा वो उन्होंने बोला। लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर कुछ खास ध्यान ही नहीं दिया। कुछ लोगों ने तो उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया। लेकिन कुछ सालों बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों में से रोलैंड की बात सही साबित हुई, है ना। तो बेसिकली शुरू में तो पता नहीं क्या क्या उन्हें लोगों ने बोल डाला। लोगों ने बोला यार ये डेवलपमेंट नहीं चाहता है, ये तो ऐसे ही फालतू है ना। कुछ लोगों ने आतंकित बोल दिया उन्हें, पर्यावरणवादी, है ना। उसके बाद जब 1985 में एक रिसर्च हुई ब्रिटिश सर्वे टीम द्वारा, तो उसमें रोलैंड की बात एकदम सही साबित हुई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की, बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी छीज चुकी है और उसकी वजह से वहाँ एक बड़ा छिद्र हो गया है। मतलब बेसिकली उन्होंने सिर्फ यही नहीं बताया कि ओजोन नष्ट हो रहा है, ओजोन खत्म हो रहा है, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि जो साउथ में है, क्या लिखा है यहाँ पे, साउथ ही लिखा है ना, दक्षिण, हाँ उत्तर दक्षिण है ना, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो साउथ की ओर बल्कि क्या हो गया कि जो आपका ओजोन है वो ख़त्म ही हो चुका है। मतलब बहुत बड़ा छेद बन गया। छेद बनना मतलब क्या, वहाँ से गायब हो जाना, है ना। तो वहाँ पे तो ख़त्म ही हो गया लगभग, यह उन्होंने पुष्टि कर दिया, निश्चित कर दिया। तो अमेरिका उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्रों से भी रोलैंड की बात की पुष्टि हुई। वहाँ से उन्होंने जो फ़ोटोज़ वगैरह भेजी, तो वहाँ से भी यह पुष्टि हुई। वहाँ पे दिख रहा था कि भाई वहाँ पे एक छेद बन चुका है, ओजोन जो है वो, ओजोन की परत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन का ना रोका गया तो ओजोन की परत छीजने से आने वाले जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेकानेक तरह की त्वचा संबंधी विधाएं फैलेंगी, है ना। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि चेतावनी दी लोगों को कि यदि आपने ओजोन का विघटन नहीं रोका, ठीक है, ओजोन को अभी ख़त्म होने से अगर आपने नहीं रोका तो दिक्कत ये होगी कि भाई आने वाले समय में जो यूवी लाइट्स हैं वो धरती पर आएंगी, और वो आने के बाद आपको त्वचा संबंधी अलग अलग रोग तो देंगी ही, और साथ ही में धरती का तापमान भी बढ़ाएंगी। वृद्धि मतलब बढ़ाना, है ना। तो धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेकानेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियाँ फैलेंगी। तो त्वचा संबंधी बीमारियाँ तो फैलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ धरती का टेम्परेचर मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। त्वचा के कैंसर में रोगियों की संख्या लाखों में होगी। ऑब्वियसली मतलब स्किन कैंसर की जो डिजीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाएगी। फिर सीएफसी रसायन चूँकि हवा से हल्के होते हैं
अतः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं और वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये वैगिकी किरणों से संपर्क में आते हैं, जहां इनका प्रकाश अपघटन होता है। ठीक है, फोटोलिसिस बेसिकली होता है। तो फोटोलिसिस के द्वारा ये क्या करते हैं, ओजोन को ख़त्म कर देते हैं वहाँ पर जाकर। तो ये दिक्कत थी। CFC क्या है, एक हल्की गैस है ना, तो ये हल्की गैस है तो ऑब्वियसली ये हवा में उड़ जाएगी, और हवा में उड़ जाएगी तो 20-25 किलोमीटर ऊपर जाएगी, और वहाँ पे जाने के बाद ओजोन से फोटोलिसिस करके उनको ख़त्म कर देती है। यही करती रहती है ये, और लोगों ने फिर भी इसका इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने ये बात देखी ही नहीं कि भाई ओजोन कब ख़त्म होने लगा। तो फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। ठीक है, क्लोरीन के ये मुक्त मूलक जो होते हैं वो ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, देखो CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CF2Cl2, ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जब ये O3 से होते हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन अलग हो जाता है, और जो ओजोन है, जो O3 है, इसको ऑक्सीजन में तोड़ देता है। मतलब इसमें जैसे O2 क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो अगर ओजोन O2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे तो ओजोन बचा ही नहीं, तो ओजोन लेयर यहाँ पे ख़त्म हो गई, है ना। तो यही होता है, CF2Cl2 ऊपर जाता है, O3 से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट होने के बाद क्या करता है, वो क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होता है। मतलब बेसिकली क्लोरीन तो उसमें से पूरी तरीके से हट जाता है, और क्लोरीन के ये मुक्त मूलक जो हैं वो ओजोन के अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली जो Cl2 है ये O3 से रिएक्ट करता है, और ये इसको कन्वर्ट कर देता है ClO + O2 में, ऐसा रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये O2 जो है वो अलग हो गया, तो ऑक्सीजन जब यहाँ पे अलग हो गया तो ऑब्वियसली अब ओजोन बचा ही नहीं, क्योंकि ओजोन तो कन्वर्ट हो गया ना ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन रोक पाएगा क्या UV लाइट्स को, नहीं। तो ओजोन तो पूरी तरीके से अब डिकम्पोज हो गया, ख़त्म हो गया। तो वही होता रहता है ना। तो इस तरह से अच्छा यहाँ पे नहीं थे, हाँ, ऑक्सीजन में बदल देता है। इस तरह से ओजोन की त्रास होने से ओजोन की परत जो है वो धीरे धीरे छीजती जा रही है। ठीक है, इसके कारण जो ओजोन की लेयर है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है वस्तुतः। ठीक है, वस्तुतः आज ओजोन छतरी की अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। ठीक है, उसका जो अस्तित्व, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो ही संकट में पड़ चुका है। जिस CFC को हम निष्क्रिय समझते थे, ठीक है, मतलब बेसिकली जिसको हमने समझा था कि यार ये तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता है, वो इतना सक्रिय निकलेगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, वही इतनी सक्रिय होगी, और उसका निकला, ठीक है, उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ऑक्सीजन ओजोन गैस को 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देगा, ये हमने सोचा भी नहीं था, है ना। तो बेसिकली हम क्या सोचते थे कि यार ओजोन तो किसी से रिएक्ट करता नहीं है, सॉरी CFC तो किसी से रिएक्ट करता नहीं है। वही हमने ये नहीं सोचा कि यार CFC डायरेक्टली ये तो ओजोन से रिएक्ट कर ले रहा है, तो उसके 1 लाख अणुओं को तोड़कर, ठीक है, उसके जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़कर ये ऑक्सीजन में बदल सकता है। कौन, सिर्फ एक क्लोरीन मुक्त मूलक ऑक्सीजन, मतलब एक क्लोरीन मुक्त मूलक ऑक्सीजन, मतलब सिर्फ एक, वो पूरे के पूरे 100 बॉन्ड्स को तोड़ सकता है अकेले ही। ठीक है, तो ऐसी श्रृंखला अभिकरण के कारण, मतलब ऐसी जब लाइन से सीरीज़ में पूरा ये रिएक्शन होते रहता है, तो ये सोचो कितना ज़्यादा होगा, है ना। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा रिएक्शन जब सीरीज़ में होता रहता है तो ये कितना ज़्यादा हानिकारक होगा ये आप सोच सकते हो। सोचो एक क्लोरीन मुक्त मूलक जो ओजोन है वो 100 मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, 100 मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन में बदल देता है। तो इतने कितने सारे CFC जब रिलीज़ होंगे एनवायरनमेंट में, एक अभी तो एक है, एक जब 100 को तोड़ रहा है, तो मान लो अभी हमने 100 रिलीज़ कर दी, तो वो तो भाई 10,000 को तोड़ देगा। 1,000 रिलीज़ कर दिए वो तो 1 लाख को तोड़ देगा। समझ रहे हो कितना ज़्यादा खतरनाक है। यह गैरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत 1 लाख टन थी, 9 लाख टन थी, सॉरी 9 लाख, भाई साहब सोच रहे हो 9 लाख टन अगर खपत हुई है तो इसका मतलब 9 करोड़ CFC मॉलिक्यूल्स जो थे, 9 लाख CFC मॉलिक्यूल्स जो थे उन्होंने 9 करोड़ ओजोन को तोड़ा होगा। 9 करोड़ क्यों, 9 करोड़, तो भाई 9 लाख टन CFC यहाँ पे खपत हुआ, इतना रिलीज़ हुआ एनवायरनमेंट में, और वो 9 लाख टन जो था वो आसमान में गया, मतलब एटमॉस्फेयर में गया। एटमॉस्फेयर में जाके, स्ट्रेटोस्फेयर में जाके उसने 9 करोड़ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। सोचो, ख़त्म कर दिया भाई, कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा, कितनी मुश्किलों से, समझ लो, मतलब हमने कितना डिस्ट्रॉय कर दिया यार। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ है कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव मतलब बेसिकली जो साउथ पोल साइड है ना, वहाँ पर जो ये ध्रुव मौजूद है वो बढ़ता ही, ध्रुव नहीं, जो यहाँ पे ये छिद्र, मतलब जो ओजोन लेयर वहाँ पे मौजूद है उसमें जो छेद है, छिद्र जो है वो आकार में बढ़ता ही जा रहा है। हाल के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने पर सूचना मिली है, जो बेहद चिंतनीय है। मतलब बेसिकली अभी तो सिर्फ साउथ के बारे में सुन रहे थे, अभी तो ये भी पता चला है कि भाई जो नॉर्थ में ओजोन है वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़त्म होता जा रहा है। तो मतलब साउथ पोल तो छोड़ो, अभी नॉर्थ पोल में भी ये चीज़ें बढ़ती जा रही, तो सोचो कितना चिंतनीय है ये,
है ना। तो ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया में अनेक देश की पहली बैठक हुई, वियना में हुई, ठीक है। तो वियना में 1985 में इनकी पहली बैठक हुई, यह चीज़ जानने के लिए कि भाई जो चीज़ें यह ख़त्म कर रहा है ओजोन को, CFC, वो कितने ज़्यादा खतरनाक है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने के लिए। तो बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई, ठीक है। मॉन्ट्रियल में जो कनाडा का शहर था वहाँ पे ये बैठक हुई 1987 में, जिसमें 48 देशों ने भाग लिया, है ना। और आपको यकीन नहीं होगा कि इसमें एक ट्रीटी साइन हुई थी कि हम लोग अब ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, और ये सिर्फ एकमात्र ऐसी ट्रीटी है, फैक्ट है ये, कि एकमात्र ऐसी ट्रीटी है जिसमें सारे देशों ने साइन किया था। बाकी जो ट्रीटीज़ होती हैं जिसमें मतलब कोई चर्चा हो किसी रिसोर्स की, किसी ट्रेडिंग की, कोई भी चर्चा हो, तो उसमें ज़्यादातर होता है ऐसा है कि 48 में से जैसे 40 देश साइन कर रहा है तो 8 देश 10 देश, मतलब 70-30 का रेशियो चल रहा है कि 70% हाँ बोल रहे हैं तो 30% नो बोल रहे हैं, 70% नो बोल रहे हैं तो 30% हाँ बोल रहे हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसी ट्रीटी है जिसमें एक देश ने भी मना नहीं किया, सारे ही देश हाँ कह रहे थे कि बिल्कुल हम तैयार हैं, सभी ने साइन किया। तो इस बैठक में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया गया उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल में होता है इसलिए उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% तक की कटौती करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली CFC जो अभी अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा था उसमें 1995 में 50% तक गिरावट करेंगे, और उसके बाद 1997 के बाद तक हम लोग 85% तक गिरावट करेंगे। सभी ने क्या किया, एक ट्रीटी साइन किया। मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील, ठीक है, विकासशील देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए, ठीक है। तो बेसिकली कई सारे देश ऐसे थे जो बेसिकली विकसित थे तो वो सोचते थे कि यार हम उपयोग करेंगे। कई सारे डेवलपिंग में थे तो वो सोचते थे हम भी उपयोग करेंगे, तो मतलब थोड़ा सा मतभेद होने लगा उसके बाद। तो मुद्दा था गैर CFC प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण, ठीक है। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि भाई हम CFC को यूज़ करेंगे और हम मतलब सहमत नहीं हैं आपकी बात से। तो विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करे, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो बेसिकली विकासशील देश जो थे, मतलब बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, वो चाहते थे कि इस पर जो खर्चा आएगा इस ओजोन की विघटन को रोकने के लिए, तो वो जिम्मेदार तो वही थे, तो वो खर्चा उन्हें ही करना चाहिए। सन 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में CFC की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्हीं का सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा था, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो जो विकासशील देश थे, जो डेवलपमेंट अपना करना चाहते थे, वो चाहते थे कि भाई ये जो इसका खपत वगैरह ये कौन भरे, ये ऐसे देश बने, अमेरिका जैसे देश लोग, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा उपयोग उसका किया। तो 30% हिस्सेदारी तो अमेरिका की थी इसमें। भारत की प्रतिशत मात्र 0.6 थी। समझ रहे हो दोस्तों कितना महान है हमारा भारत, मात्र 0.6%, ना के बराबर, मतलब आप इसको जीरो भी बोल सकते हो। तो मात्र इनकी इतनी खपत हमारे भारत देश में हुई थी। और ऑब्वियसली आज के टाइम पे भी आप देखोगे तो अमेरिका वगैरह में हर घर में AC है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है लेकिन कम है अभी भी। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर अमेरिका जैसी ही हालात हो जाएंगे। भारत की तुलना में अमेरिका की CFC की खपत 50 गुना ज़्यादा थी। अमेरिका की खपत 50 गुना ज़्यादा थी, समझ रहे हो। 0.6 को 50 से मल्टीप्लाई करो तब 30 आएगा। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीक में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग की गई। मतलब बेसिकली लोगों ने बोला कि थोड़ा सा इसको अलग तरीके से, थोड़ा सा अल्टरनेटिव ढूंढो अब प्रशीतन करने के लिए, कूलनेस करने के लिए, ठीक है। यहाँ विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों की कई रियायतें देनी पड़ी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो विकासशील देश थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, जैसे इंडिया है, नेपाल है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके दबाव के चलते जो विकसित देश थे, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, सारे डेवलप्ड हैं, तो इनको थोड़ा अपना रियायत देना पड़ा, है ना। तो इसके अंतर्गत नई तकनीकों के हस्तांतरण के मदद में के साथ साथ CFC के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया कराना मुख्य है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो ये विकसित देश हैं वो दूसरे देशों को क्या करेंगे, धन देंगे, पैसे देंगे, ताकि ये थोड़ा सा CFC में वो कर सकें, है ना। समझौते के तहत यह व्यवस्था है कि सन 2010 तक विकासशील देशों के CFC का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। जो विकासशील देश हैं वो CFC का इस्तेमाल 2010 तक एकदम से बंद कर देंगे। तो इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की आर्थिक मदद करेंगे। मतलब बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की सहायता करेंगे या ढूंढने में कि नए प्रशीतक ढूंढो, नए अल्टरनेटिव ढूंढो CFC की जगह पे, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद फ्रिज में आज भी CFC यूज़ होता है कहीं ना कहीं,
और बाकी एसी में तो मुझे पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं इन सभी चीज़ों पे, लेकिन ठीक है। तो ऐसा डिसीजन लिया गया था कि 2010 तक जो विकासशील कंट्रीज़ है, मतलब बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो इसका यूज़ लगभग जीरो कर देंगी, और साथ ही में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसे देंगी ताकि वो रिसर्च वगैरह कर सके इसे ढूंढने में, ठीक है, एक अल्टरनेटिव ढूंढने में। तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। ग्रीन हाउस के प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते होंगे के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। तो इसमें ओजोन विघटन का भी अहम भूमिका है। तो आप लोग ये भी जानते हो कि भाई ओजोन विघटन का भी इसमें अहम भूमिका है। पराबैंगनी किरणें जब धरती पर तक आती हैं तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, ठीक है। ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती हैं, ठीक है। किरणें वापस वायुमंडल में बाहर नहीं जा पाती हैं क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती हैं। तो बेसिकली जो पराबैंगनी किरणें जो थोड़ी बहुत यूवी लाइट्स यहाँ पे आ भी जाती हैं, जैसे वो फिल्टर तो कर देता है बट पूरी तरीके से तो करता नहीं है ना। तो थोड़ी बहुत जो रेडिएशंस यहाँ पे आती हैं उन्हें क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कैप्चर कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, है ना। तो इस तरह से धरती का तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ़, मतलब जो पोल्स पर बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ राशि जो है वो पिघलने का समाचार भी हमारे पास आता रहता है कि भाई आइस जो है वो पिघल गई वहाँ पे, है ना, लैंडस्लाइड हो गई। लैंडस्लाइड मतलब बेसिकली जो बर्फ़ थी वो पिघल कर गिर गई, है ना, ऐसी खबरें हमारे पास आती रहती हैं। यदि ऐसा होता रहा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और तमाम तटीय क्षेत्र में पानी में डूब सकते हैं। तमाम तटीय क्षेत्र जो हैं, मतलब बेसिकली जैसे मुंबई जो है वो समुद्र के बगल में ही लोकेटेड है। समझ लो अभी बर्फ़ जो है वो पिघली, उस बर्फ़ के पिघलने के कारण ओशन का वाटर लेवल बढ़ा, तो उसके कारण जो बाकी सारे छोटे मोटे रिवर्स हैं, ठीक है, छोटे मोटे जो सी है, समुद्र हैं, ओशन के, महासागर के वाटर लेवल बढ़ने से जो सागर का वाटर लेवल है वो भी बढ़ेगा, और सागर के वाटर लेवल बढ़ने से उसके आसपास जो भी शहर हैं वो उसमें तुरंत डूब जाएंगे, है ना, यही तो होगा। और उसके अलावा ताप वृद्धि, ठीक है, ताप वृद्धि के जलवायु में ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है। बेसिकली जो टेम्परेचर है उसमें भी जब टेम्परेचर में बढ़ोतरी आएगी, ताप वृद्धि से टेम्परेचर में जब बढ़ोतरी आएगी तो जलवायु में भी ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है। मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है, ठीक है। अब बारिश होगी तो उसके कारण क्या होगा, अतिवृष्टि होगी तो कहीं अकाल पड़ जाएगा, मतलब कहीं पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी, कहीं पर बहुत ही ज़्यादा पानी होगा, कहीं पर सूखा ही पड़ जाएगा, अकाल ही पड़ जाएगा, ऐसी स्थितियाँ आएंगी। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफ़ी परिवर्तन पाया गया है, ठीक है, एक सदी के दौरान, मतलब बेसिकली एक सेंचुरी के दौरान वैसे ही काफ़ी सारे चेंजेस पाए गए हैं, ठीक है। तो गोमुख हिमनद जो है यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर्स बेसिकली जो हैं वो ग्लेशियर्स 18 मीटर पीछे खिसकते जा रहे हैं। सोचो ऐसे ये खिसकते रहें तो आगे चल के कितनी दिक्कतें आ जाएगी, है ना। अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथमार्ध तक यह हिमनाद तथा साथ ही हिमालय के दूसरे हिमनद को लेकर, है ना, गलकर समाप्त हो जाएं। बेसिकली ये प्रथमार्ध मतलब बेसिकली जो आधा डिकेड होगा 21वीं सदी, मतलब 21st सेंचुरी का जो आधा डिकेड होगा, उसमें यह संभव है कि हिमालय के साथ साथ जो बाकी हिमनद है, हिमालय का हिमनद और बाकी सारे हिमनद जो हैं वो गलकर समाप्त हो जाएं। ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा, है ना। उत्तर भारत मतलब बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया में जो रिवर्स हैं, जो जैसे गंगा यमुना ये सारी जो रिवर्स हैं वहाँ पे उनका जो अस्तित्व है वही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगा में पानी आता है। गंगा का ओरिजिनेट कहाँ से होती है गंगा रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर से, और अगर गंगोत्री ग्लेशियर ख़त्म हो गई तो उसका पानी भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में उपजाऊ भूमि जो है वो ख़राब हो जाएगी, है ना। मैदानों की उपजाऊ भूमि ऊसर में बदल जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली अगर आप ऐसे काम कंटिन्यू करोगे तो आगे का रिजल्ट भी ख़राब होगा, जिससे आप मुँह नहीं मोड़ सकते, है ना। तो ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभावों के चलते इंसानी सभ्यता संकटापन्न है ना। तो ऑब्वियसली ओजोन विघटन जो हो रहा है, जो ओजोन का डिसोल्यूशन हो रहा है, ओजोन जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उसके कारण जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं वो तो इंसानों पर ही पड़ रहे हैं ना। इंसानों की सभ्यता पर ही तो पूरा खतरा आ रहा है ना। अतः ज़रूरत है कि फ़ौरन इससे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाएं, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मतलब बेसिकली ज़रूरी है कि आप अभी ही कोई कदम उठाओ इस चीज़ से मुकाबला करने के लिए, इस चीज़ को संभालने के लिए ज़रूरी है कि आप अभी ही कोई कदम उठाओ, वरना कल को तो बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होगी। लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं संग्रह से, ठीक है, यहाँ से यह पाठ उठाया गया है।
तो गैस थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, बट ठीक है, ये छोटा सा एक चैप्टर था जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे 11वां चैप्टर। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी आप लोग देख लेना शब्दार्थ वगैरह, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया लेक्चर के दौरान। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कोख जाया।